ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब फिजिक्स को विथ बेसिक मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्यों है, बोथ मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी और बायो वाले बच्चों के लिए भी। कारण क्या है, फिजिक्स में हम मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स स्टार्टिंग से यूज करते हैं जो बच्चे, कुछ टॉपिक तो मैथ्स वाले बच्चे भी 11th के एंड में करते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 12th में करते हैं। तो अब 12th में जो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा और यूज वो 11th में हो रहा है फिजिक्स में स्टार्टिंग से, तो उसके लिए आपको इन मैथ्स की क्लासेस पर खास तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, जिनका मैथ्स वीक था वो भी घबराए नहीं, क्योंकि इसमें मैं मैथ्स को आपके बहुत इंप्रूव करवा दूंगा कि आपको खुद फील होगा कि आपको तो ये बहुत आसान लग रही हैं चीजें। बात क्लियर है? लेकिन अटेंशन 100% यहां जो चीज कराई जाएगी यहां पर आपको घर जाकर के दोबारा से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है। ठीक है, ये पोर्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और बायो वाले कितने हैं, रेज योर हैंड। बस तुम तो अब आंखें यहां टिका लेना, बिल्कुल बिल्कुल सहेलियों से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। रीजन बीइंग, क्योंकि बायो स्टूडेंट्स के पास तो कोई उपाय ही नहीं है, इसको अभी ना सीखा तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के, आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर विल मूव ऑन टू द एडवांस टॉपिक्स। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े से मैथ्स के टॉपिक्स को और एडवांस करते जाएंगे। बात क्लियर सबको, यस और नो, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स से। ये मैथ्स के वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग फिजिक्स में रेगुलरली कंटिन्यूअसली हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आप सबके पास अपनी नोटबुक्स हैं, सबके पास अवेलेबल है ना, नोट करते जाएंगे। रीजन बीइंग, ये अगर ढंग से समझ लिया तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी 2 साल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सब पढ़ते आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जी? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2, यानी उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। अगर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का एग्जांपल दें तो इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए रूट फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट, 2 रूट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो x का फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, ये सबको पता है। जिसको नहीं पता या याद नहीं रहता वो लिख सकता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो टर्म होती है √b² - 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है d, इसकी वैल्यू से हम लोग इसकी रूट्स को बता सकते हैं कि रूट्स कैसी होती हैं। ठीक, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दोनों ही रूट्स रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग वैल्यूज वाली। अगर ये 0 आ गया तो दोनों रूट्स बराबर होंगी और रियल होंगी। लेकिन अगर ये लेस देन 0 आ गया तब उस केस में रूट्स रियल नहीं होती, तब इमेजिनरी रूट्स आती हैं। और वो आप क्लास 11th में सीखेंगे। इमेजिनरी रूट्स आयोटा के साथ डिनोट की जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह में इस बार आएगा आपका, जिनके पास मैथ्स है उनका पहला चैप्टर आई थिंक यही है। ठीक है ना, तो वो लोग आयोटा के साथ सीखेंगे कि वो जो इमेजिनरी रूट्स होती है वो कैसे बनती है। बात समझ में आई सबको? इतना बेसिक सबको पता था, यस और नो? अब जो खास फॉर्मूलाज हैं वो है सम ऑफ रूट्स का क्या होता था फॉर्मूला, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता था, c/a। ये बात सबको याद रहेगी, यस और नो? हम ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको यूज भी करवा के दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी। सवाल आता है इसका फिजिक्स में क्या रोल है, ये आपको क्यों पढ़ाएगी। देखो आप सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, लेकिन उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आज समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक यहां पर बिल्डिंग है, ठीक, और यहां से एक बॉल को हम ऊपर उछालते हैं विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। इस बॉल का अगर हम ट्रेजेक्ट्री या पाथ बनाएं तो ये बॉल सपोज ऐसे रहा और यहां पर आकर के जमीन पर टकरा जाती है। ट्रेजेक्ट्री समझ में आई बॉल की, ये सुनो। अब मेरा सवाल ये है, ये बताओ बॉल इस हाइट
h पर किस किस समय पर थी? I want to know the times at which the ball was at height h. बताओ कितनी वैल्यूज पॉसिबल है टाइम की ऐसी? सोचो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, बताओ। बॉल को ऐसे उछाला, बॉल ऐसे ऊपर गई, यहां से आके यूं गिरी। मेरा सवाल है बॉल इस हाइट पर कितने समय पर थी? तो आपके ऐसे दो आंसर आएंगे, समझो क्यों। पहला आंसर जब ये बॉल ऊपर जा रही थी, और दूसरा आंसर जब ये बॉल यहां से नीचे आ रही थी। इन दोनों केसेस में तो यहां पर आप टाइम की वैल्यू लिखोगे t1 और यहां पर टाइम की वैल्यू लिखोगे t2। ठीक है, यस और नो? टाइम के कितने आंसर चाहिए तुम्हें? दो। कौन सी इक्वेशन में दो आंसर आते हैं? क्वाड्रेटिक। अब क्लास 9th की बेसिक फिजिक्स याद करो, वहां पर आपने तीन इक्वेशंस पढ़ी थी। उन तीनों इक्वेशंस को मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स u प्लस at। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब जरा आइडेंटिफाई करो कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो टाइम की वैल्यू में क्वाड्रेटिक है? सेकेंड इक्वेशन। इसको अगर मैं लिखूं, मैं लिख सकता हूं हाफ at स्क्वायर प्लस ut माइनस s इक्वल्स टू 0। यस और नो? ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे ये इक्वेशन लगानी है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। नॉलेज किसकी लगी? क्वाड्रेटिक की। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट में हम एक सिंपल सी, आज तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए क्या थी? एक इक्वेशन जिसकी पावर 2 है, रटा रटाया फॉर्मूला है, सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। लेकिन रियलिटी में इसका एप्लीकेशन कहां होगा? इसका एप्लीकेशन ऐसी सिचुएशन में होगा, क्योंकि फिजिक्स में तो आपको जाएगा ये बॉल फेंकी, ऐसे बताओ वहां कहां पर थी, कितनी दूरी पर गई, कितने टाइम पर थी। ये रियल केसेस आएंगे। तो इन रियल केसेस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से एम्प्लॉय होती है, बात समझ में आई? यस और नो? लॉजिक क्लियर हुआ सबको? पक्की बात, आगे चलें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज समझ में आ गया सबको? अब देखते हैं आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व दिस। क्योंकि इतनी एबिलिटी की मुझे जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में ना। 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स 0। ये प्योरली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। फिर धीरे धीरे इसको फिजिक्स में लेके आएंगे, किस तरह से यूज होता है। बिल्कुल ठीक, शाबाश, वेरी गुड। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, डिस्क्रिमिनेंट वाला, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आया? नहीं बाबा, ये है आंसर, देखो। पीसीएम है, पीसीबी है बाबू, एम। ध्यान दे फिर तो जरूर से चेक कर। ये बेसिक, बिल्कुल इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए आपको 11th में। अगर इतना बेसिक मैथ्स भी नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। रोहिला बाबू, तुम तो नाक नहीं कटाना, करो जरा। रोहिला बाबू के तो घर में मैथमेटिक्स है भाई? आ गया आंसर? वेरी गुड, आंसर आ गया, पक्की बात। जिग्निशा जल्दी कर, तूने बायो सही ली, पर बेटा फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी मैथ्स की, पता है। इतना बेसिक मैथ्स अगर नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत आएगी तुम लोगों को। इसलिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस। अब देखो, आज तुम्हें अपनी थोड़ी सी बेसिक्स की पता चलेगा कि तुम कितनी जल्दी कर सकते हो।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किताबें बेची तो नहीं ना, अभी पढ़ी होंगी ना, ट्राई कर लेना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं फास्ट, रिक्वायरमेंट 12 तक रहेगी। ठीक है, ये बेसिक चीजें, बिल्कुल वही मैथ्स पढ़ाऊंगा जितना मुझे फिजिक्स में यूज करवाना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। जितना मुझे यूज करना है मैं फिर दिखाऊंगा कि फिजिक्स में कैसे यूज होता है। ये मैथ्स है और इसका फिजिक्स का एप्लीकेशन कैसे होता है साथ साथ दिखाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसका फिजिक्स में यूज। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v equals to t square plus 3t minus 4। ठीक, where v is in मीटर पर सेकेंड क्योंकि वेलोसिटी है, t is in सेकेंड क्योंकि वो टाइम है। ठीक, आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच द पार्टिकल विल मोमेंटेरली कम टू रेस्ट। आपको टाइम की वो वैल्यू बतानी है जब ये पार्टिकल मोमेंटेरली रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन में टाइम की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये इक्वेशन टाइम की फॉर्म में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। इतना आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। बात समझ में आई? लिखो इसे क्वेश्चन को, फिर समझते हैं कैसे किया जाएगा। ये क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन इन फिजिक्स है, ये फिजिक्स का सवाल है। भाई लिखने पड़ते हैं, क्या करें, लिखने की आदत डाल लो क्योंकि बहुत बड़े बड़े नोट्स लिखने पड़ते हैं क्लास 11th और 12th में, तो ये वो तो सुधारना पड़ेगा। अदरवाइज कॉमर्स ले ले, और ज़्यादा आलसी है तो ह्यूमैनिटीज़ ले ले। कहाँ तूने साइंस ले ली फिर, ये आलसी है तो जान निकल जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पहली वार्न कर देता हूँ, बाद में मत रोना, मैंने पहली बता दिया, देख लो। अजी क्या कहने तुम्हारे, जेल में गया था रिश्ते तो इश्क वाला, हर्षद में था। टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, इक्वेशन लिख ली सबने, नोट कर लिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मोमेंटेरली कम टू रेस्ट। अगर कोई बॉडी, मैं चल रहा हूं, मेरी कुछ स्पीड है, लेकिन अगर मैं रुक गया, स्पीड कितनी हो गई? अभी तक ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी क्योंकि यहां पर एक वैल्यू v थी, एक और वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन नहीं थी। मैथ्स का रूल तो पता है, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो मेरे को मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए? 2। तभी आप पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल होते थे तो 2 ही इक्वेशन चाहिए, एक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। बात क्लियर? तो यहां पे 2 वेरिएबल हैं फिलहाल, v और t, तो अभी मैं इसको एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मुझे पता ना हो इनमें से एक की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे दी। कैसे? क्वेश्चन ने कहा बॉडी इज एट रेस्ट, तो जब बॉडी रेस्ट पर आ गई तो हमें ये बात पता है कि जो वेलोसिटी v है वो बन गई 0। तो अब इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइम की, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसमें आपके पास 2 आंसर आएंगे। जरा b की वैल्यू, d की वैल्यू निकालना, क्या आ रही है? स्प्लिटिंग से सॉल्व कर ले, चाहे विचएवर सूट्स यू। अब इसमें आप टाइम की 2 वैल्यू निकालोगे तो शायद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। अब क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो योर आंसर विल ओनली बी द पॉजिटिव रूट। बात समझ में आई सबको? यस और नो? पक्का से क्लियर हो गया? सॉल्व करो जल्दी से। क्या है आंसर? 1n माइनस 4। तो t का एक आंसर आएगा 1 सेकेंड और t का आंसर आएगा -4 सेकेंड। अब क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव तो इसलिए हम इस आंसर को कंसिडर नहीं करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। समझ में आया इसमें पॉजिटिव रूट क्यों चूज किया? क्योंकि टाइम कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया सबको? यस और नो? पक्का से? चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दे देते हैं फिर।
ये आप ट्राई करके आओगे। द स्पीड v एंड टाइम t फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज रिलेटेड एज t square plus 100 equals to 2vt, where v is in meter per second and t is in second. Find the possible positive values of v. अब यहां पर तो v भी वेरिएबल है साथ में। ठीक है, ये आप ट्राई करके आएंगे। हिंट दे देता हूं, इसमें हम वो वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी रियल रूट्स पॉसिबल हैं। वो अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो मैंने सारा कुछ इसीलिए पढ़ाया, पहले मैंने आपको वो प्रॉपर्टीज याद कराई, फिर मैंने उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होगा वो आपको दिखा दिया, ताकि आपको समझ में आए कि जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली यूजफुल है। हमने अब तक ना स्पीड के बारे में कुछ पढ़ा, ना वेलोसिटी, ना डिस्टेंस, ना टाइम, कुछ नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा और हमें क्या आता थी, नॉलेज किसकी पता थी हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उससे हमने फिजिक्स का ये सवाल सॉल्व कर लिया विदाउट लर्निंग एनीथिंग इन मैकेनिक्स। अभी तक हमने मैकेनिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज से भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो इसलिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स अगर सही रहेगी तो आप फिजिक्स में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनको बिना फिजिक्स की नॉलेज के भी सॉल्व कर पाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये आज आप ट्राई करके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंसेस भी हम लोग जानते हैं, पढ़ी हुई है सबने, एपी जीपी सब पढ़ी हुई है सबने, यस और नो? एपी पढ़ा है, जीपी नहीं पढ़ा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस क्या होती है? ये स्पेशल अरेंजमेंट है नंबर्स का एक सर्टेन फॉर्मेट में, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे एक नंबर लिया, कोई भी स्टार्टिंग नंबर लिया, उसमें एक कांस्टेंट ऐड करते चले गए बार 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 बार। जैसे 1 में 2 ऐड करो तो अगला नंबर आएगा 3, फिर 3 में फिर से 2 ऐड करो, अगला नंबर आएगा 5, 5 में 2 ऐड करो, अगला नंबर आएगा 7। तो ये जो एक फॉर्मेशन हुई ये एक सीक्वेंस है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सर्टेन पैटर्न। एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, इसी को कहा जाता है सीक्वेंसेस। अब इसमें से हमें ये एपी जीपी, आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? इसके स्पेशल क्वेश्चंस आपको 12th तक में मिलेंगे। यू विल गेट क्वेश्चंस टिल क्लास 12th, जहां पर अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स वाले क्वेश्चन होंगे, लैडर अरेंजमेंट और अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स होंगे। वहां पर इन सीक्वेंसेस का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाता है। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल करते हैं सीरीज का। अब इन सीरीज को पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, सीक्वेंसेस को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है? इस सीक्वेंस में हर अगला नंबर पिछले नंबर में कुछ एक कांस्टेंट को ऐड करके लाया जाता है। ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अगर आप यहां पर कांस्टेंट आपने डी ले लिया, फर्स्ट टर्म है ए, तो पहली टर्म हो गई ए, और वो जो कांस्टेंट हम बार बार ऐड कर रहे हैं हमने लिया डी, तो अगली टर्म आएगी ए प्लस डी, उससे अगली टर्म आएगी ए प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस 2d, उससे अगली टर्म आएगी ए प्लस 2d प्लस डी, ए प्लस 3d, यानी ए प्लस n माइनस 1d। ये इसकी nth टर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर में भी रिकॉर्डेड रहेगा सारा का सारा। यहां तक क्लियर सबको? यस और नो? अब इसका जो सम है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अगर मेरे पास n टर्म्स थी एपी की जो हमने पीछे देखी, उसका सम का फॉर्मूला होता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या था यहां पर? a वॉज द फर्स्ट टर्म और d वॉज द कॉमन कांस्टेंट। बेसिकली जो हम बार बार ऐड करते हैं वो कॉमन कांस्टेंट जो हम इसमें ऐड करते थे उसकी वैल्यू d थी, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए अपने पास प्लीज, सम ऑफ एपी, क्योंकि हम ये न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक
ठीक है, ये तो आपकी पढ़ी हुई थी। अब हम करेंगे दूसरी सीरीज इसके बाद, जिसे बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। एपी में क्या करते थे हम? एपी में एक कॉमन वैल्यू को ऐड करते थे, जीपी में एक कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं। एक कॉमन टर्म लेते हैं जिससे हम अगली टर्म को मल्टीप्लाई। जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज हाफ, तो 1 के बाद अगली टर्म आएगी 1/2। 1/2 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज 1/4, तो अगली टर्म आ गई 1/4। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज 1/8। 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज 1/16। तो यहां पर हम ऐड नहीं कर रहे, बल्कि एक कॉमन नंबर से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। उस कॉमन नंबर को कहा जाता है कॉमन रेशो। ठीक है, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये लिख लीजिए, क्योंकि आपने किया हुआ नहीं है अपने पास, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। लिख लीजिए, इन दिस सीक्वेंस एवरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, in this sequence every number is obtained by multiplying its preceding number by a fixed number, ठीक है। तो पहली टर्म a, आर से मल्टीप्लाई किया, अगली टर्म आ गई ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई किया, बन गई ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब, और लास्ट में ए आर की पावर n-1। ये आर जो हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसे बोलते हैं कॉमन रेशो। समझ में आया? एपी में क्या करते थे? ऐड करते थे। जीपी में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जीपी। जीपी का क्वेश्चन आपको बहुत सारे केसेस में मिलेगा, ग्रेविटेशन में भी मिलेगा और क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेगा। जीपी का क्वेश्चन है वो। जैसे आप पढ़ेंगे ना ग्रेविटेशन, तो उसमें आप देखेंगे कि आप कुछ डिस्टेंस पर मासेस रखते चले जाते हैं। एक गिवन मास पर टोटल फोर्स निकालने के लिए n नंबर ऑफ मासेस हैं। एक सवाल देखते हैं इस पर, अगर हम बनाए, पहले हम इसका सम देख लेते हैं। अगर आपके पास इनफाइनाइट जीपी है, ये इनफाइनाइट टिल इंफिनिटी चलती जा रही है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। a क्या थी यहां पर? फर्स्ट टर्म, और r क्या था यहां पर? कॉमन रेशो। ठीक है, यहां पर जो r है उसका मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ये जो दो पैरेलल लाइंस लगा जाते हैं किसी के, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है केवल क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए, तब ये वाला इनफिनिट जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। समझ में आया सबको? जीपी क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेचुरल नंबर्स एंड स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर्स, इनके सम के फॉर्मूला भी अपने पास नोट कर लेंगे। रिक्वायर्ड है इन फ्यू न्यूमेरिकल्स, आपको ये फॉर्मूला यूजफुल रहेगा। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। n × n+1/2, ये n नेचुरल नंबर्स का सम होता है। ऐसे ही स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर्स का भी हम सम कर सकते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर्स का सम होता है। नोट कर लिया सबने? ठीक है, ये बेसिक सीक्वेंसेस थी जिसके हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, आपकी मेमोरी में ये स्टोर्ड रहने चाहिए, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट आपको न्यूमेरिकल्स में, वेरियस न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ सकती है, बोथ इन क्लास 11th एज वेल एज इन क्लास 12th। ठीक, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर,
जो हम फिजिक्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, 11th में भी और 12th में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब इसका समझते हैं कि ये क्यों बनाया गया, इसका कारण क्या है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1 + x⁻², आप ओपन कर देंगे, आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। मैं आपसे कहूँ 1 + x⁻3, आप इसे भी ओपन कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ इसका फॉर्मूला बताओ 1 + x⁻7, तो आप अटक जाएंगे। चलो अभी तो ये पॉजिटिव पावर थी। अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x⁻⁻9, अब ये नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करें, दिक्कत हो जाएगी ये तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास 1 + x⁻n है तो उसको जब हम ओपन करते हैं हमारा आंसर आता है 1 + nx/1 फैक्टोरियल। इसको, ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूं फैक्टोरियल कैसे ओपन किया जाता है। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा है 4 फैक्टोरियल, इसको कभी कभी आप बुक्स में देखेंगे ऐसे भी लिखा होता है। ठीक, तो ये फैक्टोरियल को ओपन कैसे किया जाता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैंने कहा 7 फैक्टोरियल तो इसका मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बात समझ में आई, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक, अब ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला हो गया, ये हमारे काम का नहीं है। मैथ्स में हाँ ये आप यूज़ करेंगे, अगर जिनके पास मैथ्स है वो मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम को ऐसे ही पढ़ेंगे एक्सटेंसिव वाली फॉर्म में। लेकिन हमें जो यूज़ करना है, हमें इसका एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि है ये वाला। ये फॉर्मूला कब आता है, अगर आपके पास 1 + x⁻n आपको कैलकुलेट करनी है और ये जो x यहाँ पर दिया गया है, ये अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा हो, तब आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है 1 + nx। आप कहोगे सर हम कैसे माने, अभी हम मनवाएंगे कैसे माने। देखो पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर अभी सॉल्व कराते हैं। हमें फिजिक्स में ये वाला यूज करना है, ऊपर वाला पूरा फॉर्मूला है, और हम जो यूज करेंगे फिजिक्स में वो ये नीचे वाली स्पेशल कंडीशन है। लिखना चाहो आप नीचे वाला लिख लो, तो आपको पता तो होना चाहिए क्या है बाइनोमियल थ्योरम ना, क्योंकि कोर्स में नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। ठीक है, फॉर्मूला क्या याद रखना है, 1 + x⁻n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx। n क्या थी, पावर, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मान लो ये यहां पर -2 होता तो आता 1 + -2 × x, तो 1 - 2x। अगर ये होता -1/4 तो आता 1 - 1/4x। आई बात समझ में सबको, ये ऐसा नो, ये n की वैल्यू जो भी होगी उसी साइन के साथ आप यहां पर इसको लिखेंगे। हाँ जी, हाँ आपको ऑब्वियसली बात है, n ओपन करोगे तभी तो फॉर्मूला यूज होगा। ये गिवन होगी, हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज करेंगे। अभी इसका मैं एप्लीकेशन फिजिक्स में भी दिखाऊंगा, और इससे हम कुछ कैलकुलेशंस कितनी आसानी से कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। आप इससे स्क्वायर रूट्स, डेसिमल नंबर्स की बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अभी देखो कैसे करेंगे हम। कर लिया सबने। अब ये इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में है। आपको कहा गया ये एक्चुअल डेरिवेशन है यूनिट नंबर 6 की, ग्रेविटेशन नाम की यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 6। ये एक्चुअल डेरिवेशन है उस यूनिट की। क्या हमने ग्रेविटेशन पढ़ा अभी तक? नहीं, हमने सिर्फ क्या सीखा, बाइनोमियल थ्योरम। हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ये पूरी डेरिवेशन कर सकते हैं, इसमें फिजिक्स की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू नीड इज दिस, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ठीक। आपसे कहा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन हाइट h above the surface of the earth is given by
जी डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये दिया है। और हमें ये प्रूव करना है, शो कि अगर हाइट आर से बहुत कम हो, यानी अर्थ के सरफेस के ज्यादा पास ही आप, अर्थ का रेडियस कितना है पता है किसी को? 6400 किलोमीटर। कितना है? 6400 किलोमीटर। तुम प्लेन में चले गए, 10,000 मीटर ऊपर चले गए, इतनी ऊपर जाओगे क्या? नहीं, स्पेस आ जाएगा वहां तक। तो कितने जाओगे? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर ऊपर चले जाओगे। 1000 अर्थ के रेडियस के मुकाबले बहुत कम है। तो हम जो नॉर्मल प्लेन की हाइट पे जाते हैं, वो हाइट एच से आर से बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम नॉर्मल हाइट जिन पर हम होते हैं वहां पर देखें, तो हमें यह प्रूव करना है उन हाइट्स पर जी डैश जो एक्सेलरेशन है उसका आंसर ये होना चाहिए। 9th में भी था शायद ग्रेविटेशन, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम की मदद से कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, हमें दिया गया है एक्सेलरेशन जो है जी डैश, उसका फॉर्मूला दिया गया है जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या आर कॉमन है? इसमें पूरे में आर प्लस एच के होल स्क्वायर में आर कॉमन है? निकाला जा सकता है क्या आर कॉमन? नहीं निकाला जा सकता। अब मैं सिखाऊंगा कॉमन कैसे निकालते हैं उनमें जहां कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, ये भी एक टेक्निक सीखो, देखना ध्यान से, ये बेसिक सिखा रहा हूं बिल्कुल। हमारे पास है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं अगर इसको लिखना चाहूं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आर प्लस आर एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, आर से ही मल्टीप्लाई किया और आर से ही डिवाइड कर दिया। क्या अब न्यूमरेटर में आर कॉमन है? तो अगर उसे बाहर निकालूंगा तो आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अगर उस आर स्क्वायर को बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास? 1 प्लस एच अपॉन आर का। बात समझ में आई कैसे निकाला कॉमन? यस और नो? पक्का से टेक्निक ये यूज होगी अभी आगे भी, यूनिट नंबर 1 में यूज होगी, एरर्स में ये वाला फॉर्मूला कैसे कॉमन निकालते हैं। समझ में आ गया सबको कॉमन कैसे निकालते हैं? देख, जो चीज कॉमन निकालनी थी उसे आगे वाली टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों बात कर लिया। हमारे पास r प्लस एच का होल स्क्वायर है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r प्लस आर एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर ध्यान से देखो, ये r और ये r कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या? फिर से h बचा। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसे निकाल लिया, लिख दिया। अब r यहां भी है और r यहां भी है, कॉमन निकाला जा सकता है। इन दोनों r को बाहर कॉमन निकाल दो। तो आपने बाहर r, अब क्योंकि स्क्वायर था तो इसलिए बाहर स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां से r बाहर निकाला तो बच गया 1, यहां से r बाहर निकाला तो बच गया h अपॉन r, और ये स्क्वायर ऐसी कैसी लिखा गया। अब आ गया समझ में? ठीक, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहां लगा देता हूं, आर स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लेता हूं। तो मेरे पास आया जी डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहां तक सब साथ हो मेरे, हाँ कि ना? अब इस आर स्क्वायर से ये ऊपर वाला आर स्क्वायर कैंसिल होता नजर आ रहा है। तो मेरे पास जी डैश का फॉर्मूला आ गया जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पावर क्या बन जाएगी? माइनस। प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस, साइन रिवर्स हो जाते हैं पावर के। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर की होल पावर। ठीक, अब इस पावर को ओपन कैसे करें? -2 पावर खोलना सिखाया किसी ने? अभी नहीं सिखाया, नो कह रहे हो? बाइनोमियल से सिखाया। ठीक, अब क्या यहां पर वो स्पेशल कंडीशन लग रही है? हमें कहा था एच आर से बहुत छोटा हो। अगर h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो जरा ये h अपॉन आर की वैल्यू बताना क्या आएगी? 1 से बहुत ज्यादा छोटी।
अगर एच आर से बहुत ज्यादा छोटा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है, तो फ्रैक्शन का आंसर 1 से बड़ा आता है या 1 से बहुत छोटा आता है? 1 से बहुत छोटा आता है। इसका मतलब ये h अपॉन आर क्या बन गया? वेरी वेरी लेस देन 1। अब जरा जो बाइनोमियल थ्योरम तुमने लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर n, उसमें कंडीशन क्या लिखी थी? मॉड ऑफ x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। 1 प्लस एक्स, h अपॉन आर की जगह हम मान लेते हैं x की पावर n, वेयर x इज वेरी वेरी लेस देन, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस एन एक्स, जो पावर थी बस वो मल्टीप्लाई कर देनी है, यस और नो? तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की होल पावर -2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस एन, एन क्या है? -2, -2h अपॉन आर। यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, लिख दें ऊपर। तो g डैश का फॉर्मूला क्या आया? g इंटू 1 माइनस, यही प्रूव करना था। बताओ मैंने यहां कौन सी फिजिक्स लगाई? क्या फिजिक्स लगी यहां पर? कहीं भी नहीं, सिर्फ क्या लगा? बाइनोमियल। समझ में आया सबको, यस और नो? तो ये जो हम फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल एप्लीकेशन आप देखेंगे इन योर फिजिक्स। ये तो मैंने इसी साल का एग्जांपल लिया। 12th में भी ऐसे आपको बहुत केसेस मिलेंगे जहां हम बाइनोमियल का यूज करते हैं इन रियल डेरिवेशंस। सबको ये बात क्लियर हुई, हाँ कि ना? क्वेश्चन नोट करो, फिर इसका सोल्यूशन देख लो ताकि तुम्हें डेरिवेशन समझ में आ जाए कैसे करिए हमने ये। हाँ जी, ये सॉल्यूशन क्या बताया बेटा? मल्टीप्लाई का ये क्यों होगा? देखो ये एच आर से बहुत छोटा है, क्वेश्चन ने कहा, तो ये जो एच अपॉन आर है ये 1 से बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर 1 से बहुत कम आएगा। तो एच अपॉन आर की वैल्यू 1 से बहुत कम हो गई। अब अगर आप देखो ये फॉर्मूला 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 1 प्लस एक्स की पावर n से मैच कर रहा है। ये जो पूरी वैल्यू यहां पर है h अपॉन आर, एक्चुअली में मैं इसको x मान सकता हूं, और हमारे हिसाब से x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है। और बाइनोमियल कह रहा था कि अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो तब आंसर क्या लिखा जाता है? 1 प्लस nx। आई बात समझ में? यस और नो? कैसे किया हमने क्वेश्चन? ये पक्का से क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? नोट कर लो क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन नोट कर लेना इसका। ठीक है, ये तो इसका डेरिवेशन में एप्लीकेशन है बाइनोमियल का। मैंने बाइनोमियल को बहुत इंपॉर्टेंट केवल इस वजह से नहीं कहा था कि डेरिवेशन में काम आएगा। हम इस बाइनोमियल थ्योरम से बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी हैं जिसको आसान कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे कैसे करते हैं। नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? अगर एच आर से बहुत छोटा है तो एच अपॉन आर 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। एक्स वाली फॉर्म लानी थी ना, इसीलिए, क्योंकि मुझे इसको 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर्म में रखना है, तो x मेरे लिए क्या है? h अपॉन आर। इसीलिए मैंने पहले ये प्रूव किया कि h अपॉन आर 1 से बहुत छोटा है, तभी तो मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला कब वैलिड है? 1 प्लस एन एक्स, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। बात आई समझ में सबको? यस और नो?
माने क्लियर हो गया? कैजिया समझ में आ गया ये? ये वाली कंडीशन कैसे है कि h is very very less than r? It's given in the question. चलें आगे, जल्दी कर। रोहिला जी समझ में आ रहा है यहां तक? साथ बना हुआ है, उड़ तो नहीं गए? हो गया नोट सबका? अब अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द रूट ऑफ दिस, चलो कैलकुलेट करो रूट नॉर्मल तरीके से अपने 0.999 स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालनी तो आती है ना, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर था आई थिंक 9th में था 10th में था, 9th में था, क्योंकि सर 9th ही पढ़ाया जा रहे हो, 10th का भी कुछ पूछ लो। ठीक है, अब लगे रहोगे। अब देखो मैं इसको आसान कर देता हूँ। पहले मैं 0.999 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001। ठीक है, अब अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट कहा, स्क्वायर रूट को फ्रैक्शन में लिखे तो पावर क्या होती है 1/2, मैंने इसको लिख दिया 1/2। ठीक है, अब ये 1 प्लस x की पावर n है। x क्या है यहां पर बता सकता है कोई? व्हाट इज x हेयर? क्या ये 1 से बहुत छोटा है? हाँ, तो आंसर क्या आना चाहिए? इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस nx, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 0.001। ठीक है, ये हो गया 1/2 इज 0.5, तो 0.5 इंटू 0.001, इसको आप देखो तो नीचे बन गया 10, इसके नीचे बन गया 1000, मल्टीप्लाई करोगे तो 5/10,000 यानी 0.0005। ठीक, तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस 0005। पॉइंट माइनस करो, कितना आ गया? 0.9995। कितनी देर लगी? और अब चेक करते हैं कि क्या सर ने ये सही भी किया। लेट्स सी। स्क्वायर रूट ऑफ 0.999 0.99949, राउंड ऑफ करोगे तो 49 क्या बन जाएगा? आया समझ में? तो बाइनोमियल केवल एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए नहीं, हम कैलकुलेशंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। सबको बात समझ में आई कैसे यूज किया जाता है? यस और नो? अगला वाला करके दिखाओगे? ठीक है, ये आज का होमवर्क नोट कर लो, इसे करके लाना, एज होमवर्क लिख लो। बाइनोमियल समझ में आ गया सबको? यस और नो? आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने सीखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसका एप्लीकेशन इन फिजिक्स समझा,
फिर उसके बाद हमने सीखी सीक्वेंसेस, और उसके बाद हमने सीखा बाइनोमियल थ्योरम। ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार फिजिक्स में यूज़ करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको बाइनोमियल थ्योरम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब मुझे वो बच्चे बताओ ज़रा जो अभी तक ग्रुप में एडेड नहीं हैं,